ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड इलाहाबाद के द्वारा जो परीक्षा क्लास 12th की यानी कि 12वीं क्लास की जो परीक्षा आपकी इंटरमीडिएट की हुई है, उसमें 2026 में पेपर आपका जो हुआ है जीव विज्ञान बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का जो पूरा पेपर हुआ है, उस पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो पूरा एक तरीके से आपका ये बायोलॉजी का इंटरमीडिएट कक्षा 12वीं का ये पूरा आपका सॉल्यूशन पेपर होगा, सॉल्व पेपर होगा जीव विज्ञान का 2026 का। मेरे पास पेपर कोड है आपका 348 EG। दोस्तों 7 पन्ने का पूरा पेपर है ये, और यहाँ अनुक्रमांक और नाम आपको भरना होता है जो भी विद्यार्थी पेपर देने के लिए जा रहे हैं इंटरमीडिएट में। तो मैंने गोपनीयता के लिए ये इसमें स्टूडेंट का नाम और अनुक्रमांक को मिटा दिया है। बाकी बढ़ते हैं अपने पेपर की ओर। पेपर जो है आपका 70 नंबर का पूरा पूर्णांक होगा और 3 घंटे 15 मिनट का समय है पेपर को हल करने के लिए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि आप रेखा चित्रों के द्वारा चित्र भी आपको बनाने हैं इसमें, और सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ दोस्तों आपका बहुविकल्पी प्रश्न मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। पहले भाग में सही विकल्प को चुन करके आपको आंसर बताने हैं। पहले नंबर के प्रश्न में आपको पूछ रहा है कि पुष्पों में कौन सा अंग स्त्री यानी कि मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। पहले नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जायांग। क्योंकि ये जिस भी स्टूडेंट का पेपर है उसने ये आंसर पहला टिक सही लगाया है, तो जायांग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए पुष्प यानी फूलों के मादा जनन अंग को जायांग या जाइनोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जायांग या जाइनोसियम। जाइनोसियम जायांग कहते हैं। इसकी जो इकाई होती है इसको हम स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर, जिसको कि हम कार्पेल भी बोलते हैं। इंग्लिश में कार्पेल या पिस्टिल, कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं इसको। और इसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। जबकि पुमंग, पुमंग क्या है? ये पुमंग नर जनन अंग है, और परागकोश जो है आपका ये क्या है? ये भी आपका पुमंग का हिस्सा है। तो इसमें और टेपिटम ये भी आपका पुमंग में उसमें आता है, उसमें आता है आपका, ये पुमंग के हिस्से में आता है। तो यहाँ पे आपका जायांग जो है यही आपका मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पुष्प की कौन सी विशेषता कीट परागण हेतु उपयुक्त है। तो दूसरे नंबर के इस प्रश्न में आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंगीन आकर्षक दल। क्योंकि देखिए कीटों जैसे कि मधुमक्खी या तितली को आकर्षित करने के लिए फूलों का रंगीन, चमकदार और सुगंधित होना आवश्यक होता है। बाकी जैसे कि मकरंद और रंगीन दलपुंज जो है वो कीटों को अपनी ओर खींचते हैं, जिससे कि वे पुष्प पर बैठते हैं और परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो रंगीन आकर्षक दल जो है वो कीट परागण की विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने कितने वर्षों तक उद्यान मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 7 वर्ष। क्योंकि अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं, अनुवांशिकी के यानी कि जेनेटिक्स के जनक कहे जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने जो है उद्यान मटर यानी कि इसका नाम था, उद्यान मटर का नाम क्या है? पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। इन्होंने अपना प्रयोग जो किया था वो 1856 से लेकर के 1863 ईस्वी तक, यानी कि 4 और 3 7 साल तक इन्होंने जो है वो इस मटर पे अध्ययन किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे 7 वर्ष करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला चौथवा प्रश्न पूछा गया है कि दात्र कोशिका और रक्तता रोग किस प्रकार उत्परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ आपका इस राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए, बिंदु उत्परिवर्तन। क्यों होगा? क्योंकि बिंदु उत्परिवर्तन यानी कि पॉइंट म्यूटेशन, बिंदु उत्परिवर्तन जैसे कि देखिए सिकल
सेल एनीमिया एक बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण है। सिकल सेल एनीमिया, जिसको कि दात्र कोशिका अरक्तता रोग। इसमें हीमोग्लोबिन की जो बीटा ग्लोबिन श्रृंखला के 6वें स्थान पर ग्लूटामिक एसिड का स्थान वैलिन ले लेता है और यह डीएनए के एक बेस पेयर में बदलाव के कारण होता है। तो बिंदु उत्परिवर्तन आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका आगे यहां से दूसरा प्रश्न पूछा गया है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। दूसरे के कॉ में मलेरिया रोग का संचरण किस जीव द्वारा होता है। तो अब इसको लिखना है आपको। तो चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं कि आपको लिखना कैसे है बोर्ड की कॉपी में। तो हमने यहाँ पे MS वर्ड में इन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे टाइप कर लिया है और टाइप करके देखिए मैंने किस तरीके से ये जो मैंने आपको पहला बहुविकल्पी प्रश्न से शुरू किया है, पहले नंबर के प्रश्न में, ये पूरा मैंने आपका यहाँ पे टाइप किया था। बाकी मैंने पेपर पे भी आपको सारे क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। तो ये हम लोग जो है इस पहले नंबर के प्रश्न को पूरा पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग यहाँ दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर। थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं। तो यहाँ दूसरे नंबर के प्रश्न में पूछा गया था कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर देना है आपको। कब पूछा गया है मलेरिया रोग का संचरण किस जीव द्वारा होता है। तो यहाँ पे आपको आंसर कैसे लिखने हैं। आंसर आपको लिखना है मलेरिया रोग का संचरण मादा एनाफिलीज मच्छर यानी कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा होता है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है इसमें। जैसे कि देखिए, जब संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो वह अपने लार के साथ प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया परजीवी के बीजाणु यानी कि स्पोरजोइट्स को मानव रक्त में छोड़ देती है, जिससे कि मलेरिया होता है। तो मलेरिया के बारे में आपको पूरी जानकारी हो गई और इस प्रश्न का उत्तर मात्र आपको 2 ही लाइन में लिखना था, लेकिन हमने आपको जो है पूरा विस्तृत इसकी जानकारी इसमें टाइप करके दिया हुआ है। क्योंकि ये वीडियो जो है पूरा सोल्यूशन वीडियो है, तो आपको किसी भी तरीके से कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझते हुए चलेंगे दोस्तों। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि बीओडी संकेताक्षर का पूरा रूप लिखिए। बीओडी संकेताक्षर का पूरा रूप होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। देखिए, यह जो है जल प्रदूषण मापने का एक पैमाना है। 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने के लिए जीवाणुओं को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे बीओडी कहते हैं। ज्यादा बीओडी का मतलब है पानी अधिक प्रदूषित है, अधिक गंदा है। तो बीओडी जितना ही कम होगा उतना ही पानी साफ माना जाएगा। आगे गौ नंबर पे जो प्रश्न पूछा गया है, सहभोजिता यानी कि कॉमेंसलिज्म का एक उदाहरण दीजिए। तो सहभोजिता का उदाहरण जब आप देंगे तो उत्तर लिखेंगे कि आम के पेड़ की शाखा पर उगने वाला आर्किड का पौधा, ये क्या है, एक सहभोजिता का उदाहरण है। ये आम के पेड़ की शाखा पर उगने वाला आर्किड जो एक पौधा है, ये क्या है, एक सहभोजिता का उदाहरण है। अब इसको समझिए कि ये कैसे होता है। देखिए, सहभोजिता एक ऐसा पारस्परिक संबंध है जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को न तो लाभ ही होगा और न ही हानि होगा, न ही कोई फायदा होगा न ही कोई नुकसान होगा। तो आर्किड जो पौधा है, आर्किड को आम के पेड़ से आवास मिलता है यानी कि लाभ मिलता है, जबकि आम के पेड़ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, न लाभ होता है और न ही हानि होता है। तो इसका दूसरा उदाहरण अगर देखेंगे तो बगुला और चारण पशु, बगुला और चारण पशु, क्योंकि बगुला के सिर पर हमेशा देखेंगे तो एक पशु जो निवास करता है तो उससे बगुला को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उस पशु को जो है उससे फायदा मिलता है। चलिए, घ नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि वंशागति का क्रोमोसोमल गुणसूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। उत्तर लिखना है कॉपी में आपको कि वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत सटन और बॉवेरी, वाल्टर सटन एंड थियोडोर बॉवेरी ने सन 1902 से 1903 में प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि गुणसूत्र क्रोमोसोम्स ही अनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं और मेंडल के कारकों यानी कि जीन के समान जो है वो व्यवहार करते हैं। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं। अब चलिए आगे, अंग नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी एक परजीवी ट्रांसजेनिक जंतु का नाम लिखिए। तो ट्रांसजेनिक परजीवी जंतु का नाम होगा रोजी गाय। क्या है, रोजी एक प्रकार के गाय है।
रोजी पहली परजीवी गाय थी जो कि 1997 में, जिसके दूध में मानव अल्फा यानी कि लैक्टोब्यूमिन प्रोटीन की मात्रा अधिक थी, जो मानव शिशुओं के लिए साधारण गाय के दूध से अधिक पोषक था। अब दोस्तों तीसरे नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है लघु उत्तरी प्रश्न की शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें आपका क नंबर पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि पीड़क प्रतिरोधी पौधा यानी कि पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट क्या है, एक उदाहरण दीजिए। दोस्तों पीड़क प्रतिरोधी पौधे वे आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीएम पौधे होते हैं जिनमें ऐसी जीन निवेशित की जाती है जो उन्हें कीटों या पीड़कों के प्रति स्वयं लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे कि रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो जाती है। उदाहरण के लिए बीटी कपास, बीटी कॉटन, इसमें बैसिलस थुरिंजिनस जीवाणु का क्राई जीन डाला गया है जो कपास के पौधों को बालवर्म यानी कि कीट से बचाता है। आगे ख नंबर पर अगला प्रश्न है कि बाह्य परजीवी एक्टोपैरासाइट क्या है, एक उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें आपको आंसर कैसे लिखने हैं दोस्तों, आंसर आपको लिखने हैं बाह्य परजीवी में कि वे परजीवी जो अपने पोषक यानी होस्ट के शरीर की बाहरी सतह पर चिपक कर उनसे पोषण या रक्त या मांस प्राप्त करते हैं, बाह्य परजीवी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्यों के सिर में जू या कुत्तों पर किलनी, अमरबेल भी पादपों में बाह्य परजीवी का उदाहरण है जो तने से पोषण चूसता है। तो दोस्तों इस तरीके से बाह्य परजीवी आप समझा सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। आगे ग क्वेश्चन पूछा गया है तीसरे के ग में कि किन्हीं दो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो उत्तर आपको लिखना है राइजोबियम। यह दलहनी पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में सहजीवी के रूप में रहता है, राइजोबियम। दूसरा है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर जो है यह मृदा में यानी कि मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहने वाला जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, जैसे कि नो स्टॉक और एनाबिना, ये क्या है, एक साइनोबैक्टीरिया है। आगे अगला क्वेश्चन है आपका घ नंबर पे कि नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए किन्हीं दो परियोजनाओं के नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे कि भारत सरकार द्वारा नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए चलाई गई दो प्रमुख कार्य योजनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है आपका गंगा एक्शन प्लान, GAP। देखिए गंगा नदी के जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए 1985 में इसको गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था। दूसरा लिखेंगे यमुना एक्शन प्लान यानी कि YAP, यमुना नदी को साफ करने के लिए शुरू की गई परियोजना जो है वो यमुना एक्शन प्लान कहलाती है। तो इस तरीके से जो है वो साफ सफाई का काम नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए होता है। आगे अंग जो है जेल वैद्युत संचालन क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, समझाइए। उत्तर लिखेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रयोगशाला तकनीक है जिसका उपयोग DNA, RNA या प्रोटीन के अणुओं को उनके आकार और आवेश के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता है। अब इसकी प्रक्रिया समझिए। प्रक्रिया क्या होती है, इसमें एगारोज जेल का उपयोग माध्यम के रूप में किया जाता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऋणावेशित DNA के टुकड़े यानी कि एनोड यानी कि धन ध्रुव की ओर गति करते हैं। छोटे टुकड़े जेल की छिद्रों से तेजी से निकलते हैं और दूर तक जाते हैं, जबकि बड़े टुकड़े पीछे रह जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है उसका। आगे अब दोस्तों चौथा प्रश्न पूछा गया है लघु उत्तरी प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें क कह रहा है कि पारिस्थितिकी पिरामिड का संक्षेप में वर्णन करिए। उत्तर लिखना है आपको पारिस्थितिकी पिरामिड यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड किसी पारितंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों यानी कि ट्रोफिक लेवल पर जीवों की संख्या, जैव भार या ऊर्जा के संबंधों का आरेखीय निरूपण है। इसका आधार हमेशा उत्पादकों का होता है और शीर्ष पर सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं। प्रकार में ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संख्या का पिरामिड। देखिए जीवों की संख्या दर्शाता है, जैसे कि घास के मैदान में ये सीधा होता है। दूसरा है जैव भार का पिरामिड, जीवों का शुष्क भार दर्शाता है, यानी कि तालाब में ये उल्टा हो सकता है। और तीसरा होता है आपका ऊर्जा का पिरामिड, यह सदैव सीधा होता है क्योंकि ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है और हर स्तर पर
10% नियम के अनुसार ऊर्जा घटती रहती है। अब बढ़ते हैं आगे। ख नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि अपघटन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये आपका अपघटन प्रक्रिया का बिल्कुल सचित्र वर्णन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका किस तरीके से ये आपका ह्यूमिलिफिकेशन जो है कैसे हो रहा है। ह्यूमिलिफिकेशन यहाँ पे आपका ये आपका कुकुरमुत्ता है यानी कि कैटाबोलिज्म है। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए मिनरलाइजेशन हो रहा है, ये आपके सारे मिनरल बन रहे हैं। ये आपकी लीची यानी कि बारिश जब हो रही है तो इसमें कैसे ये ह्यूमिलिफिकेशन हो रहा है। बाकी ये आपका फ्रेगमेंटेशन जो है, ये केचुआ जो है इस तरीके से ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है। तो ये अपघटन जो है किस तरीके से होता है, अपघटन सब प्रोसेस से होते होते जो है वो आपका सारे मिनरल में तब्दील हो जाता है। तो ये आपका पूरा अपघटन का प्रक्रिया है। बाकी ये फोटो में आपने देख लिया, अब आपको इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके समझाते हैं। देखिए अपघटन क्या है, डीकम्पोजिशन। अपघटन यानी कि डीकम्पोजिशन वह प्रक्रिया है जिसमें अपघटक जैसे कि जीवाणु और कवक जटिल कार्बनिक पदार्थों जैसे कि मृत पादप और जंतु अवशेष को सरल अकार्बनिक तत्वों जैसे कि CO2 जल पोषक तत्वों में तोड़ देता है। इसका चरण होता है, सबसे पहले आपका खंडन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। जैसे केंचुए जैसे डिट्रीटियोर्स मृत अवशेषों को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। उसके बाद निछालन होता है, लीचिंग होता है, जिसमें कि जल में घुलनशील अकार्बनिक पोषक तत्व मिट्टी में नीचे चले जाते हैं। उसके बाद आपका होता है तीसरा अपचय। अपचय में क्या होता है कि जीवाणु और कवक एंजाइम स्रावित करके जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलते हैं। उसके बाद होता है आपका ह्यूमिनिफिकेशन, इसमें गहरे रंग के ह्यूमस का निर्माण होता है। और पांचवा होता है खनिजीकरण यानी कि मिनरलाइजेशन, ह्यूमस से अकार्बनिक पोषक तत्वों का मुक्त होना। तो ये आपका शुरू होता है, आपका यहाँ से देखिए फोटो में, यहाँ से आपका शुरू होता है सबसे पहला फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद ह्यूमिलिफिकेशन, उसके बाद आपका ये कैटेगराइजेशन, फिर लीचिंग, और उसके बाद से लास्ट में आपका मिनरलाइजेशन। यहाँ पे मिनरल आपका बनता है, यानी कि सड़े गले चीज़ों को गलते ये आपका मिनरल यानी कि खनिज बन जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका ग नंबर पे प्रश्न है, कृत्रिम वीर्य सेचन तकनीकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का महत्व बताइए। तो इसमें उत्तर आपको लिखना है कि कृत्रिम वीर्य सेचन वह तकनीक है जिसमें कि नर पशु जैसे कि सांड से वीर्य एकत्रित करके उसे संरक्षित किया जाता है और प्रजनन काल के दौरान मादा के जनन मार्ग में कृत्रिम रूप से पहुंचाया जाता है। इसका महत्व अगर देखेंगे दोस्तों तो ये उच्च गुणवत्ता वाला होता है, क्योंकि श्रेष्ठ नस्ल के नर के वीर्य का उपयोग करके उन्नत किस्म की संतानें प्राप्त की जा सकती है। दूसरा रहेगा आपका परिवहन में आसानी, वीर्य को जमा करके यानी कि फ्रोजन सीमेन दूर दराज के स्थानों पर ले जाया जा सकता है जहां पे सांड को ले जाना बिल्कुल कठिन होगा। आगे अगला पॉइंट बनाएंगे रोग नियंत्रण। देखिए प्रत्यक्ष समागम से फैलने वाले जननांग रोगों से भी इससे बचा जा सकता है। चौथा रहेगा किफायती, यानी कि एक ही सांड के वीर्य से हजारों गायों को गर्भित किया जा सकता है। तो ये आपका एक कृत्रिम गर्भाशय का एक लाभ है, यानी कि कृत्रिम वीर्य को जब संरक्षित किया जाएगा तो ये इतने सारे इसके बेनिफिट होंगे। अब बढ़िए आगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखेंगे दोस्तों, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत के अनुसार एक बड़ी और यादृच्छिक संगम करने वाली जनसंख्या में एलील आवृत्तियां और जीन प्ररूप आवृत्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर या नियत रहती हैं जब तक कि कोई बाह्य कारक जैसे कि उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन या जीन प्रभाव न डाले। इसका समीकरण होता है P+Q इंटू, इस पे स्क्वायर है ये P स्क्वायर, P+2 पे स्क्वायर 2PQ + Q स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ P जो है प्रभावी एलील की आवृत्ति है और Q अप्रभावी एलील की प्रवृत्ति है, और P स्क्वायर जो है ये सम युग्मजी प्रभावी जीवों की संख्या है, और 2PQ जो है ये विषम युग्मजी जीवों की संख्या है। तो ये आपका हार्डी वेनबर्ग का पूरा सिद्धांत हो जाएगा। आगे अब दोस्तों पांचवा प्रश्न पूछा गया है लघु त्रिप्रश्न में कि मानव के शुक्र जनन नलिकाओं यानी कि सेमिनोफेरस ट्यूबुलस के आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको उत्तर में कैसे बनाना है इसका चित्र, ये रहा आपका पूरा चित्र। शुक्र जनन नलिकाएं वृषण यानी कि टेस्टाइस की
संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसमें देखिए आपका किस तरीके से, ये आपका लाइडिंग सेल्स है, ये आपका स्पर्मेटोजा है, ये आपका सेटॉइल सेल है, ये आपका लेडिंग सेल है, ये आपका ब्लड वेजल है, यहाँ पे आपका ये स्पर्मेटोजेनिया है, ये आपका स्पर्मेटोसाइट है, ये आपका स्पर्मेटोसाइट्स, ये आपका जर्मिनल और एपिथेलियल, ये आपका पूरा पार्ट। तो इस फोटो में आप जो है देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको बनाने होते हैं। ये पूरा चित्र आपको बनाना है मानव के शुक्र जनन नलिकाओं का पूरा आरेखीय काट। अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली जो कोशिकाएं होती हैं ये विकासशील शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। इसमें दूसरा पॉइंट बनाएंगे स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनियम क्या होता है कि ये शुक्राणु मात्र कोशिकाएं हैं जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु बनाती हैं। अगला पॉइंट है प्राथमिक और द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं, प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। शुक्राणु क्या है, शुक्राणु जो है वो परिपक्व युग्मक जो कि ल्यूमेन यानी कि गुहा में दिखते हैं। लेडिक कोशिकाएं क्या हैं, तो लेडिक सेल जो होते हैं वो नलिकाओं के बाहर अंतराली अवकाश में होती हैं जो एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका ख नंबर पे पूछा गया है कि अंतरण आरएनए यानी कि टी ट्रांसफर आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर आपको लिखना है अंतरण आरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए सबसे छोटा आरएनए अणु है जिसे अनुकूली अणु यानी कि एडाप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इसका कार्य कैसे लिखेंगे, कार्य में देखिए प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन संश्लेषण ट्रांसलेशन के समय यह कोशिका द्रव्य से विशिष्ट अमीनो अम्लों को पकड़ करके राइबोसोम तक लाता है, टीआरएनए। इसकी संरचना हेडिंग बनाएंगे और इसमें लिखेंगे कि इसकी द्विबीमी संरचना क्लोवर की पत्ती यानी कि क्लोवर लीफ जैसी दिखती है। इसके मुख्य भाग होते हैं, पहला होता है आपका एंटीकोडान लूप जो एमआरएनए के कोडान को पढ़ता है, और दूसरा होता है एमिनो एसिड स्क्वारक सिरा थर्ड एंड जहां एमिनो अम्ल जुड़ता है। तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है टीआरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ग नंबर पे कि पुराजीवी यानी कि पैलेंटोलॉजिकल प्रमाण का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो उत्तर लिखना है आपको कि जीवाश्म विज्ञान यानी कि पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म चट्टानों में दबे हुए प्राचीन जीवों के अवशेष या चिन्ह होते हैं। ये विकास यानी कि इवोल्यूशन का एक ठोस प्रमाण देते हैं। उदाहरण के लिए समझेंगे आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स यह एक जीवाश्म है जो सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स और पक्षी यानी कि बर्ड्स के बीच की योजक कड़ी है, आर्कियोप्टेरिक्स। इसमें पक्षियों की तरह पंख थे लेकिन सरीसृपों की तरह चोंच में दांत और लंबी पूंछ थी। यह सिद्ध करता है कि पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। आगे अगला घ नंबर पर क्वेश्चन पूछा गया कि बहुभ्रूणता यानी कि पॉलीमेम्ब्रेन का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। उत्तर लिखेंगे कि जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो विकसित हो जाते हैं तो इस घटना को बहुभ्रूणता कहते हैं। कारण क्यों होता है ये, क्योंकि यह अंड कोशिका के अलावा बीजांड की अन्य कोशिकाओं जैसे कि सहायक कोशिका या बीजांडकाय के भ्रूण में बदल जाने से होता है। उदाहरण के लिए देखिए संतरा जो फल है, संतरा, नींबू और आम, यदि आप संतरे के एक बीज को दबाएंगे तो उसमें से कई अलग अलग आकार के भ्रूण निकलेंगे। इसकी खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने 1719 में सबसे पहले संतरे में की थी, बहुभ्रूणता के बारे में। चलिए आगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है लघु उत्तरी प्रश्न में कि क नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि एलर्जी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर लिखेंगे हमारे पर्यावरण में मौजूद कुछ विशिष्ट प्रतिजनों यानी कि एंटीजेंस के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम की अति संवेदनशीलता यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी को एलर्जी कहते हैं। जो पदार्थ एलर्जी उत्पन्न करते हैं उन्हें एलर्जन कहते हैं। जैसे कि किसी को एलर्जी होता है धूल मिट्टी कण से या धूप से या मिट्टियों से होता है। आगे इसकी क्रियाविधि क्या होती है, इसमें IgE प्रकार की एक प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडीज बनती है जो कि मास्ट कोशिकाएं जैसे कि आपके हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायन छोड़ती है, जिससे कि शरीर में सूजन होता है, छींक आता है और खुजली होती है। यही आपका एलर्जी का मुख्य कारण है।
उदाहरण के लिए हे फीवर या दमा। फीवर में एक हे प्रकार का फीवर होता है या फिर एक दमा की बीमारी जो होती है अस्थमा, ये क्या है, एक एलर्जी का उदाहरण है। आगे ख नंबर पर दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि आपका आभासी फल यानी कि फॉल्स फ्रूट का सचित्र वर्णन करना है, आभासी फल का। तो यहाँ पे आपका देखिए ये आभासी फल का पूरा चित्र है। ये एक सेब का आधा कटा हुआ पूरा भाग है। ये सबसे पहला जो है इसका स्टेम है, तना है, फिर इसके ये पूरा भाग जो है इसका एपिक्रैप है, फिर ये वाला जो भाग है सेब का ये ओवरी है, और ये उसका जो है ये दोनों जो है इसके बीज है, सीड्स हैं, और यहाँ पे ये जो है इसके रेमेंट्स आप कैस यानी कि ये नीचे के इसके पत्ते होते हैं जड़ वाले, और ये इसके पूरे गूदे होते हैं, देखिए थैलेमस आप देख पा रहे हैं, फ्लैशली रिसेप्टेबल। तो दोस्तों ये पूरे आधे कटे हुए सेब के फल का पूरा आपका चित्र है। तो चित्र मैंने दिखा दिया, अब इसका व्याख्यात्मक तरीके से इसको समझ लेते हैं। देखिए सामान्यतः फल का निर्माण अंडाशय यानी कि ओवरी से होता है, लेकिन जब फल के निर्माण में अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन या दलपुंज भी भाग लेते हैं तो उसे आभासी फल या कूट फल या फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने आपको सेब का फोटो दिखाया है, बाकी स्ट्रॉबेरी और काजू ये भी सेम इसी तरीके से इनका भी जनन होता है। चित्र में हमने सेब के जो है वो अंदर काट यानी कि खड़ा जो है उसका काट करके चित्र में मांसल पुष्पांशन को खाने योग्य भाग के रूप में दिखाया जाता है, जबकि असली अंडाशय उसके बीच में बीज के साथ होता है, जो कि फोटो में मैंने आपको दिखाया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला ग नंबर पर जो प्रश्न पूछा गया है कि डाउन सिंड्रोम के लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो डाउन सिंड्रोम क्या है, उत्तर लिखना है आपको। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता यानी कि ट्राइसोमी 21 के कारण होती है। इसमें कुल 47 गुणसूत्र होते हैं। इसकी खोज लैंगडन डाउन ने 1866 में किया था सबसे पहले। इसकी लक्षण क्या होते हैं डाउन सिंड्रोम के? सबसे पहले व्यक्ति का जो कद है वो छोटा हो जाता है और सिर उसकी गोल हो जाती है, यानी कि लंबाई छोटा हो जाता है और सिर उसका गोल हो जाता है। दूसरा इसका लक्षण होता है डाउन सिंड्रोम का, जीभ मोटी होती है और खांचदार जीभ होता है। मुंह आंशिक रूप से हमेशा खुला रहेगा, मतलब लगेगा कि हाँ उस आदमी का मुंह हमेशा थोड़ा सा खुला हुआ है। तीसरा इसकी हथेली चौड़ी होती है और उस पर पाम क्रीज यानी कि हथेली की लकीर जो है वो काफी गहरी होती है। चौथा होता है मानसिक विकास अवरुद्ध यानी कि थोड़े से इस तरीके के व्यक्ति जो थोड़े से मंद बुद्धि के होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला घ नंबर पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अपसारी विकास यानी कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का उदाहरण सहित समझाइए। दोस्तों एक चीज आपको समझना है, चलिए पहले ऑफिशियल पेपर में आपको दिखा दूं। पेपर में जो क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया है वो कुछ और है और अंग्रेजी में जो पूछा गया है वो कुछ और है। चलिए पहले मैं आपको दिखा दूं ताकि आपको ये देखिए 6 नंबर पर जो प्रश्न पूछा गया था कि ये अपसारी विकास को उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन अंग्रेजी में दिया गया है, एक्सप्लेन द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन विद द एग्जांपल। ये आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे कन्वर्जेंट लिखा है और हिंदी में लिखा है आपका अपसारी विकास। तो अब चलिए इसका मतलब क्या है मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए अपसारी विकास का जो अंग्रेजी में मीनिंग होता है ना वो होता है डाइवर्जेंट, ऑपोजेंट नहीं। तो प्रश्न पत्र के हिंदी में अपसारी लिखा है जबकि अंग्रेजी में कन्वर्जेंट लिखा है। जबकि कन्वर्जेंट जो होता है ये आपका कन्वर्जेंट जो है अपसारी नहीं अभिसारी का होता है। तो यहाँ पे अपसारी का अर्थ डाइवर्जेंट होता है, तो जो समजात अंगों से संबंधित है। तो यहाँ मैं हिंदी शब्द अपसारी के अनुसार उत्तर दे रहा हूँ, तो हिंदी में ही जो अपसारी माना जाएगा यूपी बोर्ड के द्वारा तो वही अपसारी का ही आंसर आपका करेक्ट होगा। तो अपसारी का ही उत्तर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उत्तर लिखना है आपको कि जब एक ही पूर्वज जाति के जीव अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में प्रवास करते हैं और वहां के वातावरण के अनुसार अनुकूलित होकर के भिन्न भिन्न लक्षणों वाले बन जाते हैं तो इसे अपसारी विकास यानी कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। यह समजात अंगों को जन्म देता है। उदाहरण के लिए डार्विन की फिंच, देखिए गैलापागोस द्वीप पर पाई जाने वाली फिंच पक्षी, वे मूल रूप से बीज खाने वाले थे, लेकिन अलग अलग द्वीपों पर भोजन की उपलब्धता के अनुसार उनकी चोंच का आकार बदल गया। कुछ
पक्षी जो है कीटभक्षी हो गए, कुछ फलभक्षी बन गए। तो ये उनके पर्यावरण और उनके अनुकूलन पे डिपेंड करता है कि कौन से पक्षी जो है, सेम प्रजाति की पक्षी किस जगह पे जाकर के कैसे रहन सहन उसका चेंज हो जाएगा। देखिए, और यदि इस प्रश्न में कन्वर्जेंट का उत्तर देना होगा तो वो अभिसारी विकास है, जैसे कि शार्क और डॉल्फिन जो अलग पूर्वज के होते हुए भी पानी में तैरने के लिए एक जैसे दिखते हैं। तो ये आपका अगर उत्तर कन्वर्जेंट का लिया जाएगा तो अभिसारी विकास होगा और उसमें शार्क और डॉल्फिन का उदाहरण होगा। चलिए आगे 7वां क्वेश्चन पूछा गया कि विस्तृत उत्तरी प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें प्रश्न पूछा गया 7 नंबर के प्रश्न में कि कैंसर क्या है और इसके कारण और निदान का विस्तृत वर्णन कीजिए। आइए समझते हैं कि कैंसर क्या है। दोस्तों, कैंसर की परिभाषा क्या है? देखिए, शरीर की कोशिकाओं में होने वाला अनियंत्रित और असामान्य समसूत्री विभाजन, जिससे कोशिकाओं का एक गुच्छा या ट्यूमर बन जाता है, इसी को हम बोलते हैं कैंसर। और ये कोशिकाएं सामान्य कॉन्टैक्ट इनहिबिशन यानी कि संस्पर्श संदमन का गुण खो देती है। यानी कि एक तरीके से जब भी किसी व्यक्ति को कैंसर की बीमारी हो जाती है तो उसके शरीर में कोई भी घाव चोट अगर हो जाता है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है। वही कैंसर का मुख्य कारण है कि कैंसर जो है वो पूरे शरीर को धीरे धीरे रोग से लड़ने की क्षमता को पूरी तरीके से नष्ट कर देती है। कैंसर का कारण क्या है? कैंसर उत्पन्न करने वाले कारकों को हम कार्सिनोजन कहते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं जो कैंसर के कारण बनते हैं। पहला है इनका आपका भौतिक कारण, फिजिकल कारक। इसमें आयनकारी विकिरण जैसे कि एक्स किरणें, गामा किरणें और अनायनकारी विकिरण जैसे कि यूवी किरणें डीएनए को क्षतिग्रस्त करके कैंसर पैदा कर सकती हैं। दूसरा, इसका रासायनिक कारक अगर देखेंगे तो अगर तंबाकू के धुएं में, जैसे कोई आदमी अगर तंबाकू खा रहा है, पी रहा है, उसका सिगरेट पीते हैं तो उसमें मौजूद जो रसायन होते हैं वो फेफड़ों का कैंसर पैदा करता है। इसमें विनाइल क्लोराइड और मस्टर्स गैस होते हैं। और तीसरा, अगर जैविक कारक अगर इसका देखा जाए कि मतलब किस तरीके से कैंसर फैलता है, तो इसमें कुछ वायरस जिन्हें हम ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में प्रोटोओन्कोजीन होते हैं जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बनते हैं। अब इसका निदान क्या है? कैंसर से बचने का उपाय क्या है? तो इसका उपाय है दोस्तों कि कैंसर का पता शुरुआती अवस्था में लगाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। शुरुआती अवस्था में आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कैंसर हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इसका एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजी। तो बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजी जब आप टेस्ट कराते हैं तो इसमें संदिग्ध ऊतक का, यानी कि जो डाउट वाला टिश्यू होता है, मांस होता है, उसका छोटा टुकड़ा लेकर के हम सूक्ष्मदर्शी से यानी कि माइक्रोस्कोप से जांच करते हैं और उसी में बायोप्सी में पता चलता है कि उस छोटे से टुकड़े में कैंसर हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरा तरीका है रेडियोग्राफी, यानी कि एक्सरे का उपयोग करके आंतरिक अंगों की जांच कर सकते हैं कि वहां पे कैंसर हुआ है कि नहीं हुआ है। तीसरा होता है आपका सीटी स्कैन। इसमें क्या होता है कि एक्सरे का उपयोग करके अंग का हम त्रिविमीय चित्र, 3D चित्र भी बनाते हैं। और चौथा है आपका एमआरआई, जिसमें कि हम मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। इसमें तीव्र चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है जो शरीर के कोमल ऊतकों में हुए परिवर्तन को बहुत स्पष्ट दिखाता है। तो ये 3-4 प्रकार के तरीके हैं जिसको हम जान सकते हैं कि कैंसर का शुरुआती अवस्था क्या है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बढ़िया होता है आपका पहला बायोप्सी, जिसमें कि हम छोटे से मांस के टुकड़े को निकाल करके ये देख लेते हैं कि कैंसर का शुरुआत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका अथवा वाला प्रश्न, जिसमें कि प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के लिए चित्र बनाना है आपको। प्लाज्मोडियम क्या है और इसका जीवन चक्र का सचित्र वर्णन करना है। तो दोस्तों चलिए पहले मैं आपको प्लाज्मोडियम का पूरा चित्र दिखा देता हूं। ये आपका है पूरा प्लाज्मोडियम का चित्र। ये एक आदमी का पूरा चित्र है और ये एक मच्छर का पूरा चित्र है। तो आदमी में क्या होता है, देखिए आदमी में क्या है, आपका ये पूरा लीवर है, लीवर, ये रेड आरबीसी है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ये आपके पूरा इसके हीमोजीन्स है, फीवर है। तो इसमें जो है आपके किस तरीके से पहले जो है मच्छर जब काटता है तो उसके मच्छर के काटने से उसका जो खून है, मच्छर का जो पंख है वो धंस जाता है। और उसके बाद ये क्या होता है, ये लीवर में जो आपका सीजोगोमी है इसमें ये पूरा इफेक्ट डालता है। फिर हमारी ये आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स को प्रभावित करता है। उसके बाद हमें फीवर आता है
और फीवर आने के बाद से फिर जो है ये आपका पूरा चेंज हो जाता है, वहाँ पे आदमी को बुखार आना। और ये आपका जो है पूरा मच्छर का है। मच्छर में जो है मॉस्किटो में किस तरीके से ये आपके क्रिया फर्टिलाइजेशन की चलती है, पूरा ये इसमें आप देख सकते हैं। अब इसको समझते हैं दोस्तों। देखिए, प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया परजीवी अपना जीवन चक्र 2 पोषकों में पूरा करता है। पहला होता है मानव और दूसरा होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। चरण 1 में मानव में अलैंगिक चक्र। देखिए, संक्रमण जो है, संक्रमित मादा एनोफिलीज जब काटती है तो वह लार के साथ स्पोरोजाइट्स मानव रक्त में छोड़ती है। यानी कि मादा एनाफिलीज मच्छर जब काटती है मनुष्य को तो वह अपने लार के साथ एक स्पोरोजाइट नामक विषाणु को छोड़ती है मनुष्य के रक्त में, और जिससे वो फैलना चालू होता है। उसके बाद यकृत में ये स्पोरोजाइट्स यकृत कोशिकाओं में जाते हैं और अलैंगिक प्रजनन करके अपनी संख्या को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। आरबीसी में ये क्या करता है, यकृत से निकल करके ये लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी पर हमला करता है और यहाँ ये पूरा हीमोजाइन नामक विषैला पदार्थ बनाता है, जिससे कि ठंड के साथ तेज बुखार आता है। इसके बाद से आपको गैमिटोसाइट्स, जिसमें कुछ परजीवी आरबीसी में लैंगिक अवस्थाओं जैसे कि नर और मादा गैमिटोसाइट्स में बदल जाते हैं। स्टेप 2, चरण 2 में मच्छर में लैंगिक चक्र कैसे होता है, तो इसमें जब हम प्रवेश करते हैं सबसे पहले, तो जब मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो गैमिटोसाइट मच्छर की आंत में चले जाते हैं। निषेचन, उसके बाद मच्छर की आंत में नर और मादा युग्मक मिलते हैं और निषेचन और जाइगोट धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है, बन जाता है। उसके बाद आपका स्पोरोजाइट्स का निर्माण होता है। जाइगोट विकसित होकर के आंत की दीवार में ओसिस्ट बनाता है, जिसके फटने से हजारों स्पोरोजाइट्स निकलते हैं और ये स्पोरोजाइट मच्छर की लार ग्रंथियों में जमा हो जाते हैं और अगले शिकार को संक्रमित करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला 8वां प्रश्न पूछा गया कि विस्तृत उत्तरी प्रश्न के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको 8वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि डीएनए अंगुली छापी यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक क्या है, विस्तार से सचित्र इसका वर्णन करके समझाइए। तो इसका उत्तर लिखना है आपको, परिचय सबसे पहले हेडिंग बनाना है और इसमें लिखना है पहली इस हेडिंग में कि डीएनए फिंगरप्रिंट वह तकनीक है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के डीएनए की विशिष्ट संरचना की पहचान की जाती है। इस तकनीकी का विकास एलेक जेफरीज ने किया था और यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि 2 व्यक्तियों यानी कि जुड़वा को छोड़ करके डीएनए अनुक्रम 100% समान नहीं हो सकता है। दूसरा आपको हेडिंग बनाना है सिद्धांत। हमारे डीएनए में कुछ विशिष्ट स्थान होते हैं जहां नाइट्रोजन क्षार का क्रम बार बार दोहराया जाता है, जिन्हें VNTRs यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेंट रिपीट्स कहते हैं। यह हर व्यक्ति में क्या होता है, अलग अलग होता है। अब इसके तकनीक के चरण देखिए, स्टेप्स। डीएनए का पृथक्करण आइसोलेशन, रक्त, बाल या वीर्य जैसे नमूने से डीएनए निकाला जाता है। किसी के खून से डीएनए निकाल सकते हैं, किसी व्यक्ति के बाल से निकाल सकते हैं, किसी के वीर्य से निकाल सकते हैं डीएनए का नमूना। उसके बाद पाचन डाइजेशन, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा डीएनए को छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। तीसरा बनाएंगे हेडिंग पृथक्करण सेपरेशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए के टुकड़ों को आकार के अनुसार अलग किया जाता है। उसके बाद इसकी होती है आपकी ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग में अलग किए गए डीएनए यानी खंडों को नायलॉन यानी कि झिल्ली पर स्थानांतरित किया जाता है। उसके बाद आपका आता है अगला हेडिंग संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन, रेडियोधर्मी प्रोब का उपयोग करके विशिष्ट VNTR खंडों की पहचान की जाती है। अगला हेडिंग बनाएंगे ऑटो रेडियोग्राफी। इसमें एक्सरे फिल्म पर डीएनए के बैंड्स का पैटर्न प्राप्त करना होता है और यह पैटर्न बारकोड के जैसा दिखाई देता है। इसका उपयोग कैसे करते हैं, अपराधों में खूनी या बलात्कारी की पहचान करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं कि अपराधी बलात्कारी है कि नहीं। और दूसरा पैतृक झगड़ों को सुलझाना यानी कि असली माता पिता की पहचान करना। जैसे कि किसी बच्चे को ये हो गया कि भाई हमारे माता पिता ये नहीं है, कोई और है मेरा माता पिता, या फिर उस माता पिता को लगता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, किसी और का बच्चा है, तो वो कैसे मामला पता चलता है, तो वो डीएनए से पता चलता है कि वो उसका लड़का है या वो उसके माता पिता हैं कि नहीं है। और बात जो बलात्कारी होते हैं, जैसे कि जो ऐसे समाज में
कुछ ऐसे अपराधी होते हैं जो बलात्कारी होते हैं, तो उनके डीएनए से पता चलता है कि उन्होंने बलात्कार किया है कि नहीं किया है। तो अपराधों को सुलझाने में भी ये जो है वो आपका ये पूरा डीएनए फिंगरप्रिंट काम आता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला अथवा वाला क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग पर एक निबंध लिखिए। तो आपको निबंध ऐसे लिखना है उत्तर में कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी ने हरित क्रांति के बाद उत्पादन बढ़ाने और सफल सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। इसे आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें यानी कि जीएम क्रॉप्स भी कहा जाता है। इसके प्रमुख उपयोग क्या हैं? इससे पहला है आपका कीट प्रतिरोधी फसलें, बीटी क्रॉप्स। दूसरा उदाहरण के लिए बीटी कपास यानी कि बीटी कॉटन और बीटी मक्का। आगे इसमें बैसिलस थुरिजिएंसिस जीवाणु का जीन डाला गया है जो कीड़ों के लिए जहरीला होता है। इससे किसानों का कीटनाशकों पर खर्च बच जाता है। पीड़क प्रतिरोधी फसलें यानी कि पेस्ट रेसिस्टेंस वाया आरएनएआई। इसमें क्या होता है, तंबाकू के पौधे को मेलोडिनेज इनकोंगिटा नामक सूत्रकृमि यानी कि निमेटोड से बचाने के लिए आरएनए अंतरक्षेप यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें परजीवी का एमआरएनए नष्ट कर दिया जाता है जिससे कि वह पौधे पर जीवित नहीं रह पाता है। अगला है पोषक मान बढ़ाना यानी कि बायो फोर्टिफिकेशन। गोल्डन राइस, इसमें विटामिन ए बनाने वाला जीन डैफोडिल पौधे से डाला गया है। यह उन गरीब देशों के लिए वरदान है जहां बच्चों में विटामिन ए की कमी से अंधापन रोग होता है। आगे अजैविक तनाव से सुरक्षा। ऐसी फसलें बनाई गई हैं जो सूखा, लवणता और अत्यधिक गर्मी या ठंड को सहन कर सकती हैं। फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करना। फ्लेयर सेवर टमाटर जिसकी दीवारें जल्दी नहीं गलती हैं जिससे वो लंबे समय तक ताजा रहता है। तो इन सारी चीजों का प्रयोग हम करते हैं किसमें? कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके कृषि में। आगे अब बढ़िए आगे दोस्तों 9 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया विस्तृत उत्तरी लॉन्ग आंसर में पारितंत्र इकोसिस्टम क्या है, पारितंत्र के घटनों का वर्णन करिए। उत्तर लिखना है आपको कि पारितंत्र की परिभाषा, हेडिंग बनाना है। पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम प्रकृति की वह क्रियात्मक इकाई है जहां सभी जीवधारी पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव आपस में तथा अपने आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग एजी टांसले ने 1935 ईस्वी में किया था। पारितंत्र के घटक कंपोनेंट क्या है? तो इसके पारितंत्र के 2 घटक होते हैं। पहला है आपका अजैविक घटक यानी कि एबायोटिक और दूसरा होता है जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट। अजैविक घटक में क्या होता है कि एबायोटिक में कि ये निर्जीव घटक हैं जो जीवों को प्रभावित करते हैं। इसके भौतिक कारक देखेंगे तो तापमान, प्रकाश, आर्द्रता और वायुमंडलीय दाब। दूसरा है आपका अकार्बनिक पदार्थ में जैसे कि जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मिट्टी के खनिज। तीसरा है कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस जो जैव और अजैविक घटकों के बीच की कड़ी का काम करते हैं। अब अगला हेडिंग दूसरा आता है आपका जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट। इसमें सभी जीवित प्राणी शामिल हैं। पोषण के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका उत्पादकता, प्रोड्यूसर। हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी होते हैं जैसे घास, पेड़ और शैवाल। उपभोक्ता कौन होते हैं? तो उपभोक्ता होते हैं आपके कंज्यूमर्स, वे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं यानी कि परपोषी। इसमें आपका प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? शाकाहारी जैसे कि गाय, बकरी या टिड्डा। द्वितीयक होता है उपभोक्ता मांसाहारी जो शाकाहारियों को खाते हैं जैसे कि मेढक और कुत्ता। तीसरा होता है आपका तृतीयक उपभोक्ता यानी कि शीर्ष मांसाहारी जैसे कि शेर और बाज। अब आता है आपका अगला अपघटक यानी कि डीकंपोजर कौन है? तो अपघटक डीकंपोजर जो होते हैं ये मृत जीवों और कार्बनिक पदार्थों को तोड़ करके सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं जैसे कि जीवाणु और कवक। इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। तो बैक्टीरिया और कवक जो होते हैं ना ये सारे चीजों को गला करके खनिज पदार्थ बना देते हैं। अब दोस्तों आगे आपका अथवा वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित पर व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखी है। जैसे पहला उत्पादकता, दूसरा उपभोक्ता। तो उत्तर में हम पहला उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी पे पहले हम टिप्पणी लिखते हैं। तो प्रोडक्टिविटी उत्पादकता पर टिप्पणी आप यहाँ से शुरू करेंगे। उत्तर लिखना
किसी पारितंत्र में जैव भार, बायोमास या कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। ये प्रति ग्राम मीटर स्क्वायर प्रति ईयर में ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति ईयर में मापा जाता है और यह 2 प्रकार की होती है। पहला होता है प्राथमिक उत्पादकता, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसमें पादपों यानी कि उत्पादकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थ बनाने की दर को देखा जाता है। दूसरा होता है आपका सकल प्राथमिक उत्पादकता, जीपीपी। इसमें कुल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा आपका भोजन बनता है। अगला है आपका शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, एनपीपी। इनमें श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन में खर्च ऊर्जा को हटाने के बाद बचा हुआ भोजन, जैसे कि एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस आर, यही उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होता है। द्वितीयक उत्पादकता क्या होता है कि उपभोक्ताओं के द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर को हम द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। अब बात आती है उपभोक्ता यानी कंज्यूमर की। तो कंज्यूमर कौन है? वे जीव विषमपोषी जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं। इसमें प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी। ये सीधे पौधों को खाते हैं, जैसे कि गाय, हिरण, खरगोश, टिड्डा। ये खाद्य श्रृंखला का दूसरा स्तर बनाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी। दूसरा है आपका द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि मांसाहारी। मांसाहारी क्या होते हैं कि ये शाकाहारी जंतुओं का शिकार करते हैं, जैसे कि मेढक, भेड़िया और छिपकली। ये क्या करते हैं? ये मांसाहारी होते हैं, तो ये शाकाहारी जंतुओं का शिकार करते हैं। तीसरा होता है तृतीयक उपभोक्ता, जो कि उच्च मांसाहारी होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये अन्य मांसाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे कि शेर, बाघ और बाज। ये क्या करता है? ये छोटे जानवरों को खाता है। तो यहां जो है अब आपका आगे उपभोक्ता ऊर्जा प्रवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? उपभोक्ता, क्योंकि वे ऊर्जा को उत्पादकों से अपघटकों तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरे क्वेश्चन को हल किया है, जो कि आपका आज का पेपर था। ये यूपी बोर्ड इलाहाबाद का। चलिए पेपर को मैं दिखा दूं। ये रहा हमारा पेपर। ये पूरा पेपर था और इस पूरे पेपर को हम लोग आज इस वीडियो में लाइव हम लोगों ने हल किया है। ये पूरा पेपर था यूपी बोर्ड का। तो दोस्तों ये यूपी बोर्ड 2026 का पूरा पेपर था बायोलॉजी जीव विज्ञान का, जिसको कि हमने पूरा सॉल्व किया है व्याख्यात्मक तरीके से। ये सॉल्यूशन पेपर आपका उन बच्चों के लिए काफ़ी कामगार होगा, महत्वपूर्ण होगा, जो लोग अभी यूपी बोर्ड का परीक्षा दे करके अपने घर लौटे हैं और ये मिलाना चाहते हैं कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और हमारा कितना नंबर हमको मिल जाएगा इस यूपी बोर्ड के इस साल के परीक्षा में। तो दोस्तों ये पूरा हमारे पास पेपर है यूपी बोर्ड इलाहाबाद 2026 का, जिसको कि हमने इस वीडियो में पूरा सॉल्व करके आपको व्याख्यात्मक तरीके से समझाया है, चित्र बना करके, चित्र दिखाते हुए। तो दोस्तों ये यूपी बोर्ड इलाहाबाद 2026 जीव विज्ञान बायोलॉजी का पूरा पेपर सॉल्यूशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी हमारे इस चैनल पे आपको पूरा यूपी बोर्ड हाई स्कूल, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट, सबका हर सब्जेक्ट का पेपर जो आप लोग परीक्षा दे करके आ रहे हैं, निकल रहे हैं पेपर दे करके, उन सभी पेपरों को सॉल्व करके मेरे इस चैनल पे मैं 1 बाय 1 एक एक करके अपलोड मैं करता जा रहा हूं, जैसे जैसे आपकी परीक्षाएं होती जा रही हैं और हमको पेपर मिलता जा रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आपके पेपर सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।